हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज साहिल राणा। वेलकम यू ऑल टू चैट दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर जो कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड है वो स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट लेक्चर स्टैंडर्ड 9 आईसीएसई का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली में साउंड होता क्या है। ये जो साउंड है ये है क्या भाई। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज जान लो कि साउंड जो होता है ये बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 8 में या 7 में, पहले कहीं ना कहीं ये चीज पढ़ी होगी कि साउंड बेसिकली क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है ये? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसी तरह से ये जो हमारा साउंड जो है ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, चलिए, फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये तो पता चल गया, लेकिन ये करता क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने या तो ईयरफोन्स लगा के वीडियो देख रहे होगे या फिर सिंपली आप फोन स्पीकर ऑन करके ये वीडियो देख रहे होगे। तो एक बात बताओ, मेरी आवाज तो आपको सुनाई दे ही रही होगी। ठीक है, मेरी आवाज तो आपको सुनाई दे रही होगी। तो ये आपको सुनने में हेल्प कौन कर रहा है? आपके कान हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली में आपके कान क्या कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं, वो सुनने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। बट ये जो साउंड आया वो बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, मतलब जो आपके कानों को इनेबल कर रही है, जो आपके कानों में जा रही है एक चीज, एक एंटाइटी, एक वाइब्रेशन जा रही है जो आपको ये बता रही है कि हाँ ये चीज सर बोल रहे हैं, ये चीज पढ़नी है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया जो कि that enables us or simply that gives the sensation of hearing, you can say, हमको enable करता है या फिर that simply gives us the sensation of hearing। ठीक है, सिंपल है। जो मेरे को कुछ सुनने की मतलब सेंसेशन प्रोवाइड करता है सिंपली। अब जैसे बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो तो आसपास की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन बहुत ध्यान से नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो आसपास की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देगा। जैसे कि अगर मान लो पड़ोस में लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो एकदम सुनाई दे देता है। तो वो कैसे सुनाई देता है? वो साउंड एनर्जी आ रही है ना भाई, वहाँ से एक साउंड एनर्जी आ रही है कि हाँ लड़ाई हो रहा है, मारपीट हो रहा है एंड ऑल। तो इससे आपको सेंसेशन मिली ना कि हाँ भाई मारपीट हो रही है, तो साउंड से पता चला। एक्चुअली में साउंड यही चीज़ है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमको सुनने की सेंसेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, मेरे को कुछ सुनाई दे रहा है, मेरे को फील आ रहा है यार कुछ तो हो रहा है बाजू में, कुछ तो हो रहा है यार नीचे, एक दो राउंड चला जाए क्या, रोमन रेंज वाली मैच होगी। ठीक है, चलो देखो, तो फॉर्म ऑफ एनर्जी मेरे को सुनने में हेल्प कर रहा है। दूसरी चीज क्या हम जान सकते हैं? ठीक है, साउंड तो पता, इतना तो पता चल गया, बट साउंड का सोर्स क्या है, ये एक्चुअली में आ कहाँ से रही है। अब एक बात बताओ, जब हम लोग बोलते हैं तो साउंड हमारे कहाँ से आती है? गले से आती है। आपको साउंड दिखाई तो नहीं देती एक्चुअली में, नॉट एक्चुअली में साउंड किसी को भी दिखाई नहीं देती। कोई भी इस पूरे प्लेनेट पे बोल दे कि मेरे को आवाज दिखाई देती है या मेरे को संगीत दिखाई दे रही होती है, ये बहुत अजीब चीज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो साउंड का बेसिकली सोर्स क्या होगा? हर वाइब्रेटिंग बॉडीज जो होंगी, हर वाइब्रेटिंग बॉडीज जो होती है वो साउंड की सोर्स होती है। अब जैसे कि जब हम लोग बोलते हैं तो हमारी जो वॉइस बॉक्स है उसके थ्रू एयर पास होती है, और वॉइस बॉक्स क्या होता है? वाइब्रेट करता है, और उसके हेल्प से आप कोई भी आवाज को सुन पाते हो। आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, आप गाने सुन पा रहे हो, आप जो भी चीज सुनना चाहो वो सुन पा रहे हो। आप मूवीज देख रहे हो तो उसके एनिमेटेड वीडियो, आई मीन उसके जो जैसे कोई भी इवेंट्स हो रही है तो उसकी आवाजें आप सुन पा रहे हो। जैसे कि बहुत ज्यादा लाइक थ्रिल मूवमेंट है तो एकदम से आवाज आ रही है, एकदम मजा आ रहा है यार मूवी देखने में। ठीक है, तो सोर्स है, इसका सोर्स कौन होगा? हर वो वाइब्रेटिंग बॉडीज इसके सोर्स होती है। लेकिन लेकिन यहाँ पर अब देखो यार, जब पेंडुलम अपने मीन पोजीशन पे मूव करता है तो वो भी एक तरह से वाइब्रेट कर रहा होता है। ठीक है, जब पेंडुलम अपने मीन पोजीशन पे मतलब आई मीन मूव करता है तो वो भी वाइब्रेट कर रहा होता है। कभी कभी मेरे को वो सुनाई देता है, कभी कभी नहीं देता है। तो एक्चुअली में ये चीजें हो क्या रही है? देखो सिंपल है कि जब वो मूव कर रहा होता है तो वो एनर्जी देता है ना। हमने क्या सुना है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, दैट गिव द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, इतना तो क्लियर है। तो ये जो वाइब्रेटिंग बॉडीज जो होती है वो हमें मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में आती है। ये वाइब्रेटिंग बॉडीज किस फॉर्म में होती है? ME के फॉर्म में। इट इज व्हाट? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ठीक, मैकेनिकल एनर्जी वाला वेव होता है साउंड। तो मैकेनिकल एनर्जी अगर उतनी ज्यादा नहीं होती है जितना हमारा कान रिसीव कर सके या हमारे ऑडिबल रेंज के बाहर जा सके, ठीक है, उतना अभी डेप्थ में नहीं जाते। अभी सिंपली बस इतना जानो कि जो भी वाइब्रेटिंग बॉडीज होंगी वो मैकेनिकल एनर्जीज प्रोड्यूस करती हैं, और ये मैकेनिकल एनर्जी से आप वही एनर्जी से आप सुनने की सेंसेशन आपको फील होती है कि मेरे को कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ आवाज आ रही है। दैट्स ऑल। ठीक है, तो हमें अभी तक ये पता चल गया ये फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोवाइड करती है। और इसका सोर्स क्या होता है? हर एक वाइब्रेटिंग बॉडीज का सोर्स है, हर एक वाइब्रेटिंग बॉडी। सपोज बहुत सारी वाइब्रेटिंग बॉडी, कुछ एग्जांपल्स ही ले लेते हैं चलो। जैसे कि अगर आप गिटार बजा रहे हो एकदम बढ़िया सा, अब मान लो एकदम मस्त एकदम गिटार बजा रहे हैं, ठीक है, तो बढ़िया आवाज आ रही है, एकदम गाने बज रहे हैं, आप गाना गा रहे हो, दैट्स ऑल यू डू। तो गिटार आप बजा रहे हो, या फिर आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लाइक ड्रम ले लेते हैं ना,
ड्रम बजा रहे हो, ठीक है, तो ड्रम ड्रम हो गया, गिटार हो गया, इनके जो इनमें जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो जो मेम्ब्रेन होती है या वो जो भी पार्ट होता है वो एक्चुअली में वाइब्रेट करता है अपने मीन पोजीशन पे। जैसे कि गिटार के केस में, गिटार्स में तो स्ट्रिंग होती है, गिटार्स में तो स्ट्रिंग होती है, ठीक है, 6 स्ट्रिंग्स होती है गिटार में, ठीक। तो ये गिटार में स्ट्रिंग्स होती है, तो जैसे मान लो ये स्ट्रिंग्स है 4 5 6, ठीक। अब जैसे आप इस स्ट्रिंग को हम लोग ऐसे हल्का सा एकदम प्लग करते हैं एकदम धीरे से, ठीक है, उंगली से कर, आप फ्री हैंड कर सकते हो आप, या फिर वो जो होता है उससे कर सकते हो, मेरे को नाम नहीं पता। तो उससे आप करोगे तो ये बेसिकली क्या होता है, वाइब्रेट करता है, बहुत जोर जोर से वाइब्रेट करता है, और जितने आप जोर जोर से ऐसे ऐसे करोगे उतनी ज्यादा आवाज आती रहेगी, ठीक है। तो जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ साउंड आपको सुनने को मिलेगी, विच वी विल नो अबाउट लाइक एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के नाम से उसको जानेंगे। अभी के लिए इतना जान लेते हैं, जैसे कि जो भी गिटार में जो स्ट्रिंग होती है वो वाइब्रेट करती है एक्चुअली में, तो उस कारण से साउंड प्रोड्यूस होता है। ड्रम के केस में देख लो, तो ड्रम जैसे कि ये हमारा मान लो एक ड्रम है, ठीक है, और इसमें हम लोग मान लो कोई स्टिक्स है उससे उसको पीट रहे हैं, जैसे कि अगर मान लो ये है, आवाज आई ना कुछ, ठीक है, तो ड्रम तो नहीं था मेरे पास, तो यहाँ पर मैंने टेबल पे ही मारा है, देखो टिक टिक, ठीक, आवाज आ रही है। तो ड्रम में बेसिकली एक मेम्ब्रेन होती है, पतली सी एकदम मेम्ब्रेन होती है, एकदम मतलब एक स्किन जैसी, तो उस पर जब पीटते हैं और वो काफी टाइटली पैक्ड होती है, क्या जब आप भी उस पर पीटो तो एकदम से वो एकदम आवाज, अगर वो लूज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो तुरंत फट जाएगा, ठीक है। तो ड्रम की जो मेम्ब्रेन होती है, तो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, तो मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, ठीक है, क्लियर है। तो मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, तो उसकी वजह से आपको ड्रम की साउंड सुनाई देती है। या अगर मान लो आप कोई भी एक स्ट्रिंग ले लो ना, कोई तार भी ले लोगे ना, और उसको अगर मान लो दोनों एंड से आप फिक्स कर दोगे, लाइक आप कोई भी एक मेटल की स्ट्रिंग ले लोगे, ठीक है, साइड साइड में, अगर मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, आपने क्या किया, ये दोनों पॉइंट पे इन दोनों को फिक्स कर दिया, एकदम फिक्स्ड है यार, एकदम फिक्स्ड है, आप कोई नहीं हिला सकता, अब सिर्फ मैं ही हिलाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ऐसे आप अगर हाथ से हल्का सा प्लग करोगे तो ये अपने मीन पोजीशन, लाइक सपोज करो यहाँ तक आ गई, ये वाला यहाँ तक आ गया, और फिर यहाँ तक वाइब्रेट करते हुए चला गया, यानी नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, एंड देन ये वापस अपने मीन पोजीशन में पे आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग में वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है, ड्रम गिटार या जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उन सब में वाइब्रेशन होता है, तब जाके आपको उसकी साउंड एक्चुअली में सुनाई देती है, तब जाके आपको उसकी साउंड एक्चुअली में सुनाई देता है। मैंने कुछ और ही बोल दिया, ठीक है। तो साउंड समझ आ गया इतना कि साउंड का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता लगे कि साउंड एक्चुअली में कैसा होता है, और ये इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। इसके सोर्सेज हर वो एक वाइब्रेटिंग बॉडीज होती है, और यू कैन सिंपली से सिंपली साउंड इज नथिंग बट वाइब्रेशन, ठीक है। साउंड आप ये भी बोल सकते हो, साउंड कुछ नहीं, एक तरह की वाइब्रेशन भी बोलोगे तो भी चलेगा, कि साउंड क्या है, एक वाइब्रेशन है जो कि ट्रैवल करती है इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स, और या उन पार्टिकल्स में मैकेनिकल एनर्जी होती है, और वो जो वेव्स बनाती है वो मैकेनिकल वेव्स होती है, उनको हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे वीडियो में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जान लिया कि साउंड जो होता है वो बेसिकली मैकेनिकल वेव्स के फॉर्म में, या मैकेनिकल एनर्जी पार्टिकल्स वाइब्रेट करती है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो आप यहाँ पर हो, आप अगर मान लो अर्थ पर हो, ठीक है, हम कहाँ पर है, अर्थ पर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अर्थ पे हो, और अगर मान लो मेरी ये जो क्लास है ये अर्थ पे चलती है, ठीक है, मेरी क्लास अर्थ पे चल रही है, तो यहाँ पर तो सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे देगी, आप जो बैठे हो, आप वीडियो जो देख रहे हो, आपको भी अब मेरी आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगर मान लो किसी समहाउ क्लासेस अगर मून पे लेनी पड़े, या मेरे को स्पेस में जाके क्लासेस लेनी पड़े, ऐसा तो होगा नहीं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी सर आपको, ठीक है, इतनी बड़ी एलियन सर, आप एलियंस बोल रहे हैं कि साहिल सर की क्लास चाहिए फिजिक्स की, नहीं 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 नहीं, एलियंस को नहीं पढ़ाएंगे। तो अर्थ में, या फॉर एग्जाम्पल अगर वैक्यूम में अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ, या अगर साउंड प्रोड्यूस होती है, या कोई किसी भी तरह की कोई वाइब्रेशन होती है, तो एक्चुअली में लोगों को, या जो भी वहाँ पे होंगे, उनको साउंड सुनाई नहीं देगा, ठीक है, उनको साउंड सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जो साउंड है ना, साउंड बेसिकली नीड्स मीडियम, साउंड को क्या चाहिए होती, मीडियम चाहिए, साउंड को तो भैया मीडियम चाहिए। अब बोलोगे मीडियम क्यों चाहिए, इसका रीजन सिंपल है कि साउंड जो है, कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, ये क्या है, मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होता है, कि जब भी साउंड ट्रैवल करेगा तो अपने साथ जितने भी पार्टिकल्स होंगे, वो जितने भी पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होंगे, उन सब में वो वाइब्रेट किस तरह से कर रहे होंगे, क्योंकि उनमें मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है, इसलिए वो वाइब्रेट करते हैं, और जो वाइब्रेट करते हुए चलते जाएंगे आगे तक, ठीक है, वाइब्रेट करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, वो उसकी भी डायग्राम हम देखेंगे, कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन रीजन बनते हैं, ठीक है। तो जब वो मूव कर रहे होंगे तो उनको माध्यम चाहिए ना भाई, एक पार्टिकल को दूसरा पार्टिकल चाहिए, दूसरे वाले को तीसरा पार्टिकल चाहिए मूव करने के लिए, ठीक है। तो अगर वो पार्टिकल मिलेगा नहीं तो एक्चुअली में मूव करेगा तो करेगा कैसे, ठीक है। तो इसीलिए साउंड जो होता है, साउंड को हमेशा एक मेटेरियलिस्टिक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है, साउंड को हमेशा एक मेटेरियलिस्टिक मीडियम चाहिए होता है। जैसे आजकल के जेनजीज को
मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं कुछ कुछ जो उन्हें बहुत ज़्यादा चाहिए। जैसे आईफोन के लिए कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाना वाना नहीं खाते, 3-4 दिन तक खाना नहीं खाते हैं। मेरे को तो भाई देख के ही बहुत अजीब लगता है कि कोई आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहा है। इनफैक्ट वाओ, फैसिनेटिंग। ठीक है, तो साउंड को मीडियम चाहिए होता है, और ये मीडियम कैसा होना चाहिए, चलो इस पे भी चर्चा कर ही लेते हैं। मीडियम जान गए हैं कि साउंड को तो मीडियम चाहिए भाई, मेरे को तो खाना चाहिए, लेकिन खाने में क्या चाहिए, सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, तो साउंड नीड्स अ मीडियम, बट व्हाट आर द रिक्विसाइट्स ऑफ मीडियम। आई थिंक स्पेलिंग सही हो ये वाली, एक मिनट। हाँ हाँ, मेरी स्पेलिंग सही है। रिक्विसाइट्स ऑफ मीडियम, यानी मीडियम के क्या क्या रिक्विसाइट्स है, यानी मीडियम में क्या क्या चीज होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए सर। चलो पहला चीज ये बोलता है कि मीडियम शुड बी इलास्टिक जस्ट लाइक अ रबर बैंड। ठीक है, मीडियम शुड बी इलास्टिक जस्ट लाइक अ रबर बैंड, मजाक नहीं है। देखो मीडियम इलास्टिक होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ताकि जो भी पार्टिकल मूव करे, मान लो एक जगह से पार्टिकल को ऐसे वाइब्रेट करा दिया, तो पार्टिकल अगर इधर चला गया तो वापस तो इधर नहीं आएगा। अब पार्टिकल यहां से बस यहां गया तो वाइब्रेशन थोड़ी हुआ। अगर मान लो ये पार्टिकल है, इस पे मैंने मान लो एनर्जी मिल दिया, इसको मैंने कुछ एनर्जी दिया, ठीक है, तो ये पार्टिकल यहाँ से बस यहाँ गया तो वाइब्रेशन थोड़ी हुआ, ये तो पार्टिकल बस ऐसे। अगर मान लो मैं बस ऐसे चला जाऊंगा या कोई भी पार्टिकल बस आगे की तरफ बढ़ जाएगा, तो उससे किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। वाइब्रेशन कब प्रोड्यूस होगा, जब ऐसे 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 कुछ होगा। ठीक है, हाँ पार्टिकल बस ऐसे आया है, ठीक है, तो बस यहाँ से यहाँ आया, तो ऐसे में तो किसी भी तरह का वाइब्रेशन नहीं, बट वही पार्टिकल ऐसे ऐसे करने लगे, नाचने लगे, ठीक है, झूमने लगे। तो इसीलिए इलास्टिक चाहिए मेरे को मीडियम, यानी कि वो अपने मीन पोजीशन से कुछ दूर जाए, और इलास्टिक होने के कारण मीडियम अगर इलास्टिक होगी देन इट विल कम, वो वापस से उसी जगह पे आएगा। ठीक है, वापस से अपनी जगह पे आने की इच्छा रखेगा। बट सेकंड चीज जो है वो की क्या है, इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया। अब देखो क्या, देखो जब ये पार्टिकल, मान लो इस पे एनर्जी दी गई, मान लो कोई भी पार्टिकल, जैसे मैंने गिटार की स्ट्रिंग को मतलब एक बार प्लग किया, मान लो एक बार छुआ, एक बार उसको वाइब्रेट कराया, कोशिश की, तो वो अपने मेन पोजीशन पे से दूसरी जगह जाएगा। अब वापस वो क्या होगा, वापस जो पार्टिकल्स होंगे, जो साउंड मेरे को सुनना है गिटार की, तो वो वापस से अपनी जगह पे आना चाहेंगे, लेकिन वो क्या होंगे, वो मोशन में होंगे ना। एक चीज जान लो, वो क्या होंगे, मोशन में होंगे। अब कोई चीज मोशन में है एंड सडन वो रेस्ट पे तो नहीं आ सकता, कि अगर मान लो ये यहाँ गया और एकदम से ऐसे करके एकदम आ जाए, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या होगा, अपने से दूर तो जाएगा, बट इनर्शिया के कारण वो थोड़ा सा और इधर आएगा। ठीक है, फिर से और हल्का इधर, फिर से और हल्का, और धीरे 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 अपने मेन पोजीशन पे आ जाएगा, अच्छे बच्चे के जैसा। यानी कि वो थोड़ा सा भटकेगा, फिर थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और, धीरे 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 करते 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 एक जगह पे वो रुक जाएगा फाइनली। ठीक है, जैसे कि अगर रबर बैंड को भी ना, अगर मैं, मेरे पास रबर बैंड है नहीं एक्चुअली यहाँ पर, तो रबर बैंड को अगर मैं ऐसे बीच से करूंगा तो वो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करते 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 फिर वापस से शांत हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे इनर्शिया भी होनी चाहिए पार्टिकल्स के बीच में। पहली चीज वो इट शुड बी इलास्टिक, दूसरी चीज इनर्शिया होनी चाहिए, एंड थर्ड चीज ये है कि पार्ट, ये जो मीडियम होना चाहिए ना, ये फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। ये क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस, जो कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। ये बहुत ज्यादा ही आइडियल कंडीशन है कि किसी भी मीडियम में फ्रिक्शन ही नहीं होगा। अब बोलोगे फ्रिक्शनलेस मीडियम क्यों चाहिए सर, बुक में आपके लिखा हुआ है फ्रिक्शनलेस मीडियम, ये बहुत ज्यादा, ये बेसिकली काफी आइडियल कंडीशन है। ठीक है, जो कि कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तुम जिस तरह के लोग अपने जीवन में चाहते हो कि वो एकदम से ऐसा ही हो, वैसे लोग आपको जीवन में नहीं मिलते। ठीक है, बड़ा दुख होता है। तो फ्रिक्शनलेस है, और इसके साथ साथ फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, और ये बहुत आइडियल कंडीशन होगी। बट फ्रिक्शनलेस होने से फायदा क्या होगा, यहाँ पे कुछ वो तो चीज पता करनी है। तो देखो, अगर मीडियम फ्रिक्शनलेस होगा तो पार्टिकल ट्रैवल करेंगे, और पार्टिकल पार्टिकल टकराएंगी भी ना, सिंपल सी बात है। जब वो टकराएंगी तो उनके बीच में ना फ्रिक्शन अगर कम होगा तो सिंपली जो है एनर्जी लॉस कम होगा। ठीक है, अगर फ्रिक्शन कम होता है तो मैकेनिकल एनर्जी जो पार्टिकल्स में थी वो बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं होंगी, आई मीन यू कैन से वो लॉस नहीं होगा, एनर्जी लॉस सिंपली नहीं होगा। जैसे कि अगर हम फैन चलाते हैं, सिंपल भाषा में अगर हम फैन चलाते हैं, तो फैन हवा तो मेरे को दे रही है, बट फैन गर्म भी बहुत ज्यादा होगा। अगर फैन बहुत पुराना है तो उसकी कॉइल जो होती है बहुत ज्यादा गर्म होने लगती है, कुछ इश्यूज आ जाते हैं। तो क्या होता है ना, फैन गर्म तो होगा बट आपको ठंडा नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो क्या हो रहा है, बहुत अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस में जा रही है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स में, जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स में जो मैकेनिकल एनर्जी वो लॉस में ना जाए, और प्रॉपरली जिस भी व्यक्ति तक मेरे को आवाज पहुंचानी है वो व्यक्ति आवाज सुन ले, इसीलिए फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। बट ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैं अगर यहाँ पे कुछ भी बोल रहा हूँ ये 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता, हो सकता।
ठीक, अगर एनर्जी लॉस होता ही नहीं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर कुछ भी बोलूं तो 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता, मैं जोर से बोलूंगा तो और ज्यादा आगे तक जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कुछ भी बोलेगा तो बहुत ज्यादा दूर तक आवाज जाएगी, अगर ये ऐसा होने लगे तो, जो कि नहीं होता। इट्स वेरी आइडियल कंडीशन, इट्स वेरी आइडियल कंडीशन। इट्स लाइक मतलब वो क्या बोलते हैं, लड़कों के ड्रीम, लड़कों के नहीं, लड़कों की ड्रीम गर्ल्स लाइक, तो लड़कों की ड्रीम गर्ल जो उनको नहीं मिलने वाली है बट फिर भी वो उनके बारे में सोचते हैं। सेम इन केस ऑफ गर्ल्स ऑल्सो। ठीक है, तो रिक्विजिट्स ऑफ मीडियम क्या क्या है? पहला हमारा इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक इसीलिए हो ताकि वो अपने मीन पोजीशन से अगर जाए तो वापस भी आए। ठीक है, सिंपल। दूसरी चीज क्या, इनर्शिया होनी चाहिए। अगर मीडियम अपने मीन पोजीशन से जाएगा और वापस आएगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन उसको एकदम से रुकने नहीं देगा, थोड़ा सा इधर लेके आएगा, फिर थोड़ा सा इधर, जस्ट लाइक पेंडुलम आपकी धीरे 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 मूव करते 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 रुक जाती है। दैट्स इट। एंड उसके बाद फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए ताकि हम जो भी बोले तो पार्टिकल्स के बीच में ना एनर्जी लॉस ना हो, जो मैकेनिकल एनर्जी जिसके थ्रू पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रही हैं तो वो लॉस में ना जाए। दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, नॉट फॉर टुडे, फॉर दिस। चलो, मीडियम की रिक्वायरमेंट तो पता चल गई, अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक, प्रॉपरली जानते हैं कि प्रोपगेशन होता कैसे, हाउ प्रोपगेशन टेक्स प्लेस। हम लोग मैक्रो लेवल पर, माइक्रो तो नहीं, मतलब हम पार्टिकल लेवल पर चीज़ों को देखेंगे कि वाइब्रेशन कैसे हो रही है और कैसे ट्रैवल कर रही है, यानी ग्राफ बनाएंगे सिंपल सा। तो प्रोपगेशन ऑफ, ये लिखा ही हुआ है, लिखने का जरूरत नहीं है आई थिंक। तो प्रोपगेशन एक्चुअली में कैसे दिख रही है, चलो इसी को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, लाइक एग्जांपल ऑफ अ बस। ठीक है, ये मैंने अपने क्लास 8 के, मेरे क्लास 8 सीबीएसई का भी एक प्लेलिस्ट है, तो उसमें भी मैंने ये बस वाला एग्जांपल से समझाया था। तो एग्जांपल ऑफ बस, ठीक है, एग्जांपल ऑफ बस ले सकते हैं या सिंपल अभी के लिए मान लो ये हमारा साउंड का सोर्स है। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक साउंड का सोर्स है, सोर्स में चलो हम लोग एक स्पीकर ले लेते हैं, आपके बुक में स्पीकर का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो चलो स्पीकर ले लेते हैं, और ठीक है, और यहाँ पर मान लो ये आपका कान है, इतना गंदा कान, एलियन का कान लग रहा है ये। ठीक है, ये थोड़ा ठीक है, हाँ ठीक, चलो ये मान लो कान है। ठीक है, और यहाँ पे स्पीकर बज रहा है, आपको आवाज़ सुनाई देगी, दैट्स इट। ये तो पता ही होगा आपको आवाज़ सुनाई देती है, मैं बोल रहा हूँ आपको फ़ोन के स्पीकर से या ईयरफोन्स में जो अंदर छोटे छोटे स्पीकर लगते हैं उनसे भी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये सोर्स स्पीकर आवाज़ भेज रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है, इसके बीच में ये पार्टिकल्स कैसे कैसे बिहेव करती हैं, या किस तरह से वाइब्रेशन ट्रैवल होता है, या कैसे वेव्स बन रहे हो, तो वो सारी चीज़ें जानेंगे। देखो सपोज यहाँ पर जो है एक थोड़ा सा एक काम करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये डॉटेड लाइन जो भी है ये सारे आपके एयर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो साउंड एनर्जी आई, साउंड क्या है, साउंड एक तरह की एनर्जी है, तो वो ये जो भी पार्टिकल्स होंगे इनको क्या करना चाहेंगे, इनको डिस्प्लेस करना चाहेंगे, इनको अपनी जगह से डिस्प्लेस करना चाहेंगे, तो ये डिस्प्लेस होकर थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि बस में, एग्जांपल ऑफ बस, चलो अब एक्चुअल टाइम आया इसको डिस्कस करने का। मान लो एक बस है, ठीक है, और उसमें ना स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा भीड़ है, और बीच में जो जगह रहती है ना बस में जो खड़े होने के लिए, तो वहां पे एकदम से लोग खड़े हुए हैं, एकदम से ऐसे करके हाथ ऊपर करके बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी भी तरह से आपको पीछे से कोई धक्का दे देगा, आप एक को धक्का दोगे, एक दूसरे को, तीसरे को, चौथे को धक्का देता जाएगा। देखो जब ये धक्का देगा तो एक व्यक्ति अपने जगह से, यानी इस जगह से आगे की तरफ बढ़ जाएगा। चलो यहाँ पे भी एयर पार्टिकल थोड़े थोड़े आगे की तरफ बढ़ गए। इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं तब मजा आएगा। ठीक है, तब मजा आ रहा है गाइस। तो यहाँ पर दूसरे कलर से हम इसे दिखाएंगे, तो यहाँ से ये पार्टिकल अब क्या हो गए, हट गए ना, इनको मिटा लेते हैं, इनको मिटाया जाए कि अब पार्टिकल्स क्या हो गए, थोड़े से आगे तरफ चले गए। तो यहाँ पे पार्टिकल की जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई। अब यहाँ पर पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये पार्टिकल क्या हो गया, एकदम से डेंस हो गया। अब जैसे कि पीछे से धक्का आया था, मैं थोड़ा सा आगे चला गया और मेरे साथ कुछ लोग और भी आगे चले गए, तो जब आगे गए तो एक जगह कैसा हुआ कि थोड़ा सा भीड़ लग गया। ठीक है, एक जगह एकदम 3-4 लोग एकदम दब गए, और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे फिर वापस से अपनी जगह पे आने लगे। ठीक है, अब धीरे धीरे ये लोग वापस से अपनी जगह पे आना चाहेंगे, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा मतलब ये अब यहाँ पे एक डेंस मीडियम बना और यहाँ पे नॉर्मल सा पार्टिकल्स कुछ कम है, इससे कम, यहाँ पे तो डेंस मीडियम बन गया। यहाँ पे पार्टिकल क्या हो, यहाँ से पार्टिकल में एनर्जी, ये पार्टिकल आगे ट्रैवल किए, फिर ये वापस अपनी जगह पे आएंगे। ठीक है, ये पार्टिकल ट्रैवल किए, थोड़े से आगे बढ़े, ये थोड़ा सा डेंस मीडियम बना, देन ये, और ये वाला जगह जो हो गया, ये जो जगह बन गई ये हमारा खाली हो गया।
तो ये जो रीजन हो गए जहाँ पे डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, ठीक है, तो ये रीजन कैसा हो गया, कंप्रेशन। और इससे पहले वाला जो रीजन खाली हो गया तो उसको क्या बोल सकते हैं, रेयर फ्रैक्शन बोल सकते हैं। उसके बाद क्या हो, अब ये वापस से अपनी जगह पे आएगा और फिर ये वाला जो पार्टिकल ये थोड़ा सा आगे जाना चाहेगा, तो ये वाला पार्टिकल आगे जाकर कुछ इस जगह पर और ज्यादा डेंस होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको पीछे से किसी ने धक्का मारा और आप जहां पे गिरे वहीं पे ही हो, उठोगे ना यार, उठोगे ना, उठना है, खड़े होना है, जीवन में आगे बढ़ना है, सिंपल। तो यहाँ से आप गए होगे, तो यहाँ से आप जाओगे, आई मीन पार्टिकल्स ऐसे हिट किए, ये वाले पार्टिकल्स आगे हिट किए होंगे, तो यहाँ पर एक और डेंस मीडियम बन गया होगा। और एक और डेंस मीडियम बनने के ड्यूरिंग पार्टिकल्स कुछ और ये वाला जो जगह होगा, सॉरी, ये पार्टिकल्स क्या हो गए, एक जगह डेंस हो गए, तो वापस से हमारा कंप्रेशन रीजन बन गया। और यहाँ से पार्टिकल्स आगे की तरफ बढ़े थे ना, तो ये जगह क्या होगी, खाली हो गई, पार्टिकल की डेंसिटी यहाँ घट गई है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका एक कंप्रेशन रीजन बनता है, सिंपल। जब भी प्रोपगेशन होगा तो एक तरह का कंप्रेशन रीजन बनेगा जो आगे की तरफ ट्रैवल करता हो जाएगा, सिंपल, दैट्स इट। यानी कि एक ऐसा रीजन, ये डेंस एयर रीजन क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा, या आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा और पार्टिकल वापस अपनी जगह मेन पोजीशन लेते हुए जाएंगे। यानी धक्का आगे की तरफ लगता हो गया, यानी बस में धक्का लगता गया, लोग एक के बाद गिरते रहे और वापस से खड़े होते गए, और ऐसा करते करते यहाँ तक फाइनली आपका साउंड पहुंच गया, या फाइनली वहां तक के लोग भी खड़े हो गए, दैट्स इट, दिस इज हाउ प्रोपगेशन वर्क्स, ठीक है। तो प्रोपगेशन इसी तरह से हो सकता है, आपने एग्जांपल ऑफ बस से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो प्रोपगेशन इसी तरह से कि आपके मल्टीपल कंप्रेशन रिफ्रैक्शन रीजन्स बनते रहते हैं। कंप्रेशन रिफ्रैक्शन का रीजन का एक ही मतलब हुआ कि जो हमारा रिफ्रैक्शन रीजन जो होगा, ये लो डेंसिटी ऑफ, यहाँ पर हमेशा से लो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल होगा, यानी जो यानी मीन में था, यानी जो मीन पोजीशन पे जितने पार्टिकल थे वो आगे चले गए, वो आई मीन पीछे चले जा सकते हैं, बोल सकते हो, यानी पार्टिकल का डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होगा। सिंपल ये समझो कि पार्टिकल अपनी जगह पे थे, वो अपने मीन पोजीशन से आगे बढ़ गए, और जो यहाँ पे खड़े पार्टिकल थे वो तो यहीं पे थे ही, ठीक है। फिर यहाँ पर एक डेंस मीडियम बना, फिर यहाँ के जो पार्टिकल उस टाइम खड़े थे उनको धक्का लगेगा, वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर क्या होगा, एक रीजन और खाली होगा, फिर यहाँ पर एक कॉम्प्रेशन बनेगा, इस तरह से ये चीजें चलती हो जाएंगे। तो लो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल यहाँ पे होता है, और यहाँ पे हाई डेंसिटी होता है, हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल होता है, और ये लो हाई चलता रहता है, और यहाँ से यहाँ तक एक लंबी सी दूरी हम तय कर लेते हैं, और फाइनली इस बहरे को सुनाई दे देता है, आई मीन बहरा नहीं, मतलब इसको सुनाई दे देता है जो भी हमारा ऑब्जर्वर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर, या फिर आप बोल सकते हैं लिसनर, ठीक है, लिसनर जो सुनता है। वैसे आप लोग तो सुनते नहीं हो यार, मैं बोलता हूँ कि पूरा वीडियो देखो, आप लोग पूरा देखते ही नहीं हो, ठीक है, पूरा वीडियो देखा करो, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक हमने पता चल गया डेंसिटी, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी बनती रहती है, ऑब्जर्वर सुन लेता है, प्रोपगेशन हो गया, ठीक है, प्रोपगेशन हो गया। अब देखो साउंड का जो प्रोपगेशन होता है और ये जो चीजें बन रही है, इनको आप वेव्स के थ्रू भी आप बता सकते हो। तो यहाँ पर इनको हम वेव्स के थ्रू भी बना सकते हैं। तो एक हमारा ये मान लो मीन पोजीशन है, ठीक है, ये हमारा मीन पोजीशन, और मान लो यहाँ से यहाँ तक हम ये जो दूरी है ना, ये डिस्टेंस कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ तक हम बेसिकली क्या मान रहे हैं, एक डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, यही डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हैं। और इस यानी एक्स एक्सिस में मेरा डिस्टेंस रहेगा, और वाई एक्सिस में हम क्या रखेंगे, डेंसिटी रखेंगे, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स को रखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल को अगर यहाँ पर रखते हैं तो क्या होगा, एक टाइम पे क्या होगा, पार्टिकल की डेंसिटी एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो ये देखो एक कॉम्प्रेशन रीजन बना, सबसे पहले तो एक कॉम्प्रेशन रीजन बना, उसके बाद सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पे आ गए, फिर क्या हो गया, पार्टिकल की डेंसिटी बहुत ज्यादा घट गई, यानी मीन पहले जो जितने पार्टिकल की डेंसिटी उससे भी और ज्यादा घट गई, तो यानी ये नेगेटिव में उतनी ही घट जाएगी, फिर से ये मीन पोजीशन पे पार्टिकल्स आएंगे, फिर से ये ऊपर जाएंगे, फिर से ये नीचे आएंगे, एंड दिस विल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, दैट्स इट फॉर वेव। तो यही हमारा वेव कुछ ऐसा ही बनने वाला है, जिसमें ये वाला पार्ट हमारा कॉम्प्रेशन कहलाएगा, कॉम्प्रेशन रीजन कहलाएगा, ये वाला पार्ट हमारा रेयर फ्रैक्शन, ये वाला कॉम्प्रेशन, ये वाला रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, रैप, तो रैप हो गया ये, ठीक है। तो कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन रीजन बनते जाएंगे, और इस तरह से पार्टिकल्स मूव होते जाएंगे, और आपको सुनाई देता जाएगा, दैट्स इट। चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब ये जो वेव है, इस वेव के बारे में थोड़ा सा जान लो। अब जो ये वेव है, अब ये जो वेव है, तो ये जो वेव होता है, साउंड जो वेव होता है, साउंड का जो वेव होता है, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब यानी कि ये ऐसे वेव्स होंगे जिनमें पार्टिकल बाय पार्टिकल डिस्प्लेस होते हुए चीजें ट्रैवल करेंगी,
यानी कि यहाँ पे पार्टिकल टू पार्टिकल वाइब्रेशन ट्रैवल होता है, ठीक। पार्टिकल टू पार्टिकल वाइब्रेशन ट्रैवल होगा, क्लियर है, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है और साथ साथ ये मैकेनिकल वेव्स भी हैं। तो मैकेनिकल वेव्स ऑलवेज नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वेव के बारे में इतनी ही चीज जाने थे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगा हमारा, और ये हमारा डेंसिटी टू पार्टिकल का कुछ इस तरह का रीजन बनेगा। अब इसको थोड़ा सा और चीजें जान लो, इसमें हम कुछ और चीजें भी जानेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन रीजन बना और हमने ये एक वेव भी बना दिया, अब इस वेव से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझ लिया है, आप लोग भी पानी पी सकते हो, ठीक है। तो देखो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, और इसका हमने एक वेव का डायग्राम बना दिया, ठीक है। और क्या बोलता तू, ठीक है। तो जैसे कि ये थोड़ा सा नीचे बनाते इसको, तब सही लगेगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, ये डिस्टेंस गया था डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। अब देखो ये जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, ये क्या हमारा जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग एक नाम दिए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। इस पॉइंट को हम लोग एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, सॉरी गाइस, तो क्रेस्ट बोलते हैं इसको। इसके साथ साथ ये जो नीचे वाला जो पॉइंट है, एकदम जो लोअर पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ, TROUGH, CREST, CREST क्रस्ट होता है, क्रेस्ट नॉट क्रस्ट, क्रस्ट तो अर्थ वाला होता है, ठीक है। तो ये क्रेस्ट होता है और ये नीचे वाला जो पार्ट होता है वो ट्रफ होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। और ये जो एक क्रेस्ट बना और ये जो एक ट्रफ बना, इनका जो लेंथ होता है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ का जो लेंथ होता है, इसको हम लोग वेव बोलते हैं, ठीक है। ये एक पूरा एक वेव बना, ये दूसरा वेव बना, ये तीसरा वेव बना, चौथा वेव बना, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू वेव। इसी वेव से कुछ रिलेटेड टर्म्स जानेंगे, तो इसलिए मैंने इसे अभी तक मिटाया नहीं है, नहीं तो मिटा देंगे तो गड़बड़ हो जाए। सबसे पहला जो हमारा टर्म है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड है। और ये इम्पैक्ट कैसे करता है, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ जाए घट जाए तो क्या होता है वो भी जानेंगे, ठीक। तो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड बेसिकली इसको एक लाइन में अगर समझना चाहो तो आपके जो पार्टिकल मीन पोजीशन से जितना ज्यादा वाइब्रेट किए होंगे, आपके पार्टिकल मीन पोजीशन से जितना ज्यादा डिस्प्लेस किए होंगे, जैसे कि अगर मान लो मैं पार्टिकल की अगर एक पार्टिकल का एक ग्राफ बनाऊं जिसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रखा है, या मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं, ये मीन पोजीशन हो गए। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो ये मान लो ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम का एक ग्राफ बना लेते हैं पार्टिकल्स के बीच में। तो अगर ये ग्राफ मान लो ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, ये सही लग रहा है, ठीक, ये ग्राफ है। और ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से जितना ज्यादा ये डिस्प्लेस करते हैं, जैसे कि अगर मान लो आप गिटार के स्ट्रिंग को एक बार वाइब्रेट कराओ, एक बार उसको टच करोगे तो अपने मीन पोजीशन वो जितना ऊपर या जितना नीचे वो वाइब्रेट करता है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। जितना ऊपर या जितना नीचे वाइब्रेट या डिस्प्लेस, डिस्प्लेस करता है, सॉरी नॉट वाइब्रेट, तो अपने मीन पोजीशन से जितना ज्यादा डिस्प्लेस करता है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। ये क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय द पार्टिकल, ठीक है, कहां से कहां तक, अपने मीन पोजीशन से, कहां से, अपने मीन पोजीशन, तो बाय द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। तो अपने मीन पोजीशन से ये जितना ज्यादा डिस्प्लेस होगा, उसी चीज को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है, उसी चीज को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे। एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी यूनिट वही मीटर सेंटीमीटर जिसमें लेना चाहो। और अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, यानी कि अगर मान लो गिटार की स्ट्रिंग को मैं ज्यादा मीन पोजीशन से ऊपर लेके जाऊंगा, ज्यादा डिस्प्लेस करूंगा तो ज्यादा वाइब्रेट करेगी। अगर ज्यादा वाइब्रेट करेगी तो साउंड मेरे को ज्यादा सुनाई देगा, लाउडनेस बढ़ जाएगी ना, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी ना, ठीक है। तो अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है तो हमारा इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है, हमारी साउंड की जो होती है इंटेंसिटी, क्या लिख रहा हूँ, इंटेंसिटी, एक मिनट। तो एम्पलीट्यूड के कारण, एम्पलीट्यूड अगर घटता बढ़ता है तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी घटता बढ़ता है। तो इंटेंसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, इतना आप
लिख सकते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, एम्पलीट्यूड घटेगी तो भी इंटेंसिटी घट जाएगी। ठीक है, ये बढ़ा ये भी बढ़ा, ये अगर घटा तो ये भी घटेगा। ठीक, इंटेंसिटी और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके साथ साथ एक चीज और जान सकते हैं, एक चीज और जान सकते हैं, ये जो इंटेंसिटी है, या इसको आप दूसरे शब्दों में लाउडनेस बोल सकते हैं, इसको आप इंटेंसिटी या लाउडनेस बोल सकते हो। और एक मिनट, इंटेंसिटी और लाउडनेस बोलेंगे, कितना ज्यादा साउंड इंटेंस है, कितना जोर से आवाज आ रहा है, मैं कितने जोर से चिल्ला रहा हूँ, ठीक है, या मैं कितने जोर से बोलते बोलते पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो लाउडनेस है इसको हम लोग मेजर करते हैं एक यूनिट में, जिस यूनिट का नाम है डेसीबल। डेसीबल, ठीक है, डेसीबल। इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? डेसीबल में। ठीक है, किस में मेजर करते हैं? डेसीबल में। और इसको डिनोट करेंगे हम लोग स्मॉल डी और कैपिटल बी से। ठीक है, स्मॉल डी और कैपिटल बी। ठीक, डेसिबल। जैसे कि अगर आप शहर में या फिर कहीं पे भी अगर आपके पास बाइक होगी, कार होगी, तो उसके जो हॉर्न्स होते हैं, जो भी हॉर्न होते हैं, तो उनकी जो लाउडनेस होती है वो डेसिबल्स में लिखी हुई होती है। जो आप हॉर्न खरीदने जाओगे या बाइक में जो हॉर्न लगी होगी या कार में जो हॉर्न लगी होगी, तो उसकी ना डेसिबल्स, वो जो यूनिट है वो लिखी रहती है कि वो कितना ज़्यादा इंटेंस साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। कुछ कुछ शहर में अलाउड होता है, अलाउड तो कहीं नहीं है एक्चुअली में, 80 समथिंग लाइक 80 डेसिबल्स तक, 80 या 40, जो भी, मेरे को गवर्नमेंट नॉर्म्स नहीं पता, कुछ सर्टेन डेसिबल, लेट इट बी एक्स डेसिबल तक वो वैलिड होती है। यानी आप उतनी ही साउंड में हॉर्न कर सकते हो, उतनी साउंड मतलब डेसिबल के हॉर्न बजा सकते हैं। ठीक है, तो ये उसकी लाउडनेस को बताता है। अगर वो डेसिबल क्रॉस कर जाएगा किसी लिमिट से, जैसे 90 डेसिबल के ऊपर की जितनी भी साउंड होती है उन सबको नॉइज में माना जाता है, उन सबको नॉइज माना जाता है। ठीक है, अनवांटेड साउंड। ठीक है, तो नॉइज जानते होगे आप लोग, पढ़ा ही होगा, नॉइज क्या होता है? अनवांटेड साउंड। और अनवांटेड साउंड जब बहुत ज्यादा हो जाता है, जो आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे दे, तो उसको नॉइज पोल्यूशन बोल देंगे। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो डेसिबल होती है, डी और बी। ठीक है, सही है। और हाँ, 90 से अगर ये इंक्रीज कर जाता है तो अब इसको हम लोग नॉइज बोल देंगे। ठीक है, नॉइज बोल देंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये चीज जान गए हम लोग। चलो, इसके बाद हम लोग दूसरी चीज जानते हैं। एम्पलीट्यूड तो जान गए, एक टर्म तो हो गया हमारा। दूसरा हमारा है वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं हम लोग इस सिंबल से। ये क्या, ऐसे करो ऐसे करो बन जाएगा। इसको, इस सिंबल को, ये ग्रीक सिंबल है जिसका नाम है लेम्डा। क्या है? लेम्डा। ठीक है, लेम्डा, निमुड़ा नहीं, लेम्डा। ठीक, तो इस सिंबल का नाम है लेम्डा। लेम्डा मतलब वेवलेंथ, यानी कि वन टाइम पीरियड में, यानी आपके सिंपल से अगर बोला जाए तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ की जो लेंथ होती है उसी को हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे। तो यहां से यहां तक जो लेंथ होगी वो एक वेव की लेंथ होगी। तो वेवलेंथ इज बेसिकली, इट इज लेंथ ऑफ वन वेव। ठीक, वन वेव ऑफ वन टाइम पीरियड, ऑफ वन टाइम पीरियड। यानी एक टाइम पीरियड वाली जो वेव होगी, यानी जो भी वेव का टाइम पीरियड होगा, या जो भी इस वेव का टाइम पीरियड होने वाला है, वो एक टाइम पीरियड में ये जो एक वेव जो बनता है, एक वेव जो बनता है, उसकी जो लेंथ होती है उसी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ इज लेंथ ऑफ वन वेव, यू कैन से लेंथ ऑफ वन वेव। और ये एक वेव कब बनता है? टाइम, अपने टाइम पीरियड पे बनेगा। कोई वेव हो सकता है 0.1 सेकंड पे बन जाए, कोई वेव 0.2 सेकंड पे बन जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बोलोगे कि टाइम पीरियड क्या होता है, चलो इसको भी बता देते हैं। टाइम पीरियड को बेसिकली डिनोट किया जाता है टी से। किससे डिनोट किया जाता है? टी से। टाइम पीरियड को किससे डिनोट किया जाता है? टी से। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल। इट इज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल जिससे ये अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेस करते हैं और मिनिमम डिस्प्लेस करते हैं, दैट्स इट। यानी अपनी मीन पोजीशन से उसको वापस अपनी मीन पोजीशन आने में जो समय लग जाता है, उसी चीज को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव टू एंड फ्रो। यानी कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरी मीन पोजीशन है, यहाँ पर ये लो, ये देखो मेरी हाथ, ये मेरा हाथ यहाँ पर, इसकी जो मीन पोजीशन ये है। ठीक, अब इधर गए वापस आ गए, दैट्स इट। तो इधर जाने और वापस आने में इसमें जो समय लगता है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, यानी अपने मीन पोजीशन टू और फ्रो मूव करना, अपने मीन पोजीशन टू और फ्रो मूव कर ले, दैट्स इट। ठीक है, अपने मीन पोजीशन टू फ्रो मूव कर ली, बस खत्म। यही होता है हमारा टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय पार्टिकल। ठीक है, to move from it, to move to and fro from its mean position, from its mean position। तो अपने मीन पोजीशन से मूव करने को हम लोग ये बोलते हैं टाइम पीरियड बोलते हैं। क्लियर है?
ठीक है, क्लियर। चलो हमारा है, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ये क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, यानी ये क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, अगर पेंडुलम के केस में देखा जाए, या फिर वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितनी बार ये वेव्स बन रही है। अगर 1 सेकेंड में 1 2 3 4 वेव्स बन गए तो हमारा 4 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, 4 हर्ट्ज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी 1 सेकेंड में, नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। फ्रीक्वेंसी का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू 1/T। फ्रीक्वेंसी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू 1/T। और ये T हमारा क्या है? यही टाइम पीरियड है। यही क्या है? टाइम पीरियड ऑफ वेव है। टाइम पीरियड ऑफ वेव है। ठीक, क्लियर है, क्लियर है। और यू कैन से एक और फॉर्मूला इससे बन जाएगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बाय टाइम। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस लिख देना, टाइम लिख देना, तो भी हमारा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगा। चलो एक कर ही लेते हैं। जैसे कि मान लो 100 वाइब्रेशंस प्रोड्यूस, 1000, चलो 1000 वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं 3 सेकेंड्स में, 3 नहीं 4 सेकेंड्स में। ठीक है, ठीक है, 4 सेकंड में। तो अब बताओ फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है? 1000, और डिवाइड करेंगे इसको टाइम से 4, ये कितना हो जाएगा? 4 25 250। फ्रीक्वेंसी हमारा हो जाएगा 250। क्या 250? क्या 250? क्या कुछ तो यूनिट होगी? यूनिट तो बताया नहीं मैंने। हाँ यूनिट है, यूनिट है इसकी हर्ट्ज, HZ। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? HZ। ठीक है, HZ जो कि क्या है? हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज। और ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी 1000 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी है तो उसको 1 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं। एक चीज और लिख सकते हो आप कि यहाँ पे लिख लेते हैं 1000 अगर हर्ट्ज हो जाए, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1000 हो जाए, यहाँ पे कितनी 250, यानी 4 गुना ज्यादा, यहाँ से 4 गुना ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो वो 1000 हर्ट्ज कहलाएगी। और ये 1000 हर्ट्ज आपका 1 किलो हर्ट्ज के बराबर होगा। ये आपका कितने के बराबर होगा? 1 किलो हर्ट्ज के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए उसके बाद चलिए अब मिटाते हैं इसको और अपना लास्ट टर्म देखते हैं। आखिरी टर्म जो है वो है आपका वेव वेलोसिटी। ये क्या है? वेव वेलोसिटी, यानी ये जो वेव बना है, वेव क्या होता है? ये वेवलेंथ, आई मीन ये वेवलेंथ जो है, तो ये वेवलेंथ क्या होता था? हमने पता है कि एक टाइम पीरियड में जितना ये वेव ट्रैवल कर लेता है, ये वेव क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस। ये क्या हो गया? एक तरह का डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव। इस वेव से डिस्टेंस ट्रैवल होता है इन 1 टाइम पीरियड। इसका जो एक टाइम पीरियड होगा, मान लो वो 1 सेकंड का हुआ, मान लो 0.5 सेकंड का, मान लो वो 4 सेकंड का, मान लो वो 10 सेकंड का, जितने भी सेकंड का हुआ उसमें ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको क्या बोलेंगे? इसका वेवलेंथ बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक, क्लियर है। ठीक है, और ये वेव वेलोसिटी क्या हो गई? ये बेसिकली ये वेवलेंथ हुआ ना, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, तो वेवलेंथ अपॉन टाइम। तो ये वेव वेलोसिटी, इसको v से डिनोट करते हैं, इट इज नथिंग बट दिस अपॉन t। ये क्या होता है हमारा? वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, दिस अपॉन टाइम पीरियड, दैट्स इट। ठीक है, वेव वेलोसिटी क्या होता है हमारा? वेवलेंथ यानी डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव इन 1 टाइम पीरियड अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा सा और लिखना चाहोगे तो v इज इक्वल टू लेमडा इंटू एफ भी लिख सकते हो आप। v इज इक्वल टू लेमडा इंटू एफ भी लिख सकते हैं। अब बोलोगे ये लेमडा क्या है? आई मीन सॉरी, लेमडा तो पता है, ये फ्रीक्वेंसी एफ कहाँ से आ गया? तो अमित अभी बताया था यार, 1/t जो होता है वो एफ के बराबर होता है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इंटू 1/t लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/t यहाँ पर क्या आ सकता है? एफ से रिप्लेस हो गया यार, सिंपल सा है, सिंपल सा मैथ्स है। ठीक है, तो ये हमारा वेव वेलोसिटी क्या हो गया? लेमडा अपॉन एफ, लेमडा इंटू एफ, यानी वेवलेंथ इंटू टाइम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड, वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड, और यू कैन से वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो इतनी चीजें आज के लेक्चर में हमने करी है। ठीक है, शुरू से बता देता, सबसे पहले हमने साउंड पढ़ा, साउंड होता क्या है, उसके सोर्सेज क्या क्या है। ठीक है, सोर्सेज हो गए, उसके बाद फिर हमने मतलब बेसिकली ये सारी चीजें पढ़ी, उसके बाद प्रोपगेशन पढ़ा। ठीक है, और वेव्स, मैकेनिकल वेव्स पढ़े, ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में कवर की। तो ये सारी की सारी चीजें पहले लेक्चर, ये जो हमारा पहला लेक्चर प्रॉपर थ्योरेटिकल, इसमें तो पूरा कॉन्सेप्ट ही है। एंड अगले क्लास में हम लोग इससे क्वेश्चंस बनाएंगे। ये जो है अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग इस फॉर्मूला पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व, बहुत सारे
जितने ज़्यादा हो सके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग जितने ज़्यादा हो सके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसी पर हमारा अगला लेक्चर होगा। और साथ साथ एको के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। एको आप जानते हो, अगर एको नहीं है, मे भी शायद 9th में था या 10th में था, बट एको के भी कुछ कुछ क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे, तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।